अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं कैश मैनेजमेंट मॉडल्स के अंदर में, और जिसमें आज हम लोग को दो मॉडल पढ़ने हैं। एक है हमारा बाउमोल का ईओक्यू मॉडल, ईओक्यू को कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड वन इज मिलर ओर मॉडल। इन दोनों ही मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही अपने बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल हैं। और आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ बाउमोल ईओक्यू मॉडल, और इसको समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे मिलर ओर का मॉडल। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ बाउमोल ईओक्यू मॉडल। ये आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। सो आइए समझते हैं बाउमोल का ईओक्यू मॉडल क्या होता है। जब मैं ईओक्यू की बात करता हूं, ईओक्यू स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में हम लोग को एक बार और पढ़ना है, और ये पढ़ना है हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। यानी कि ईओक्यू के बारे में हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी पढ़ना है। इट मींस कि एक ही साथ मेरा दोनों काम हो रहा है। अगर अभी मैं ईओक्यू पढ़ूंगा तो ये हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी काम देगा। ठीक है, सो आइए समझते हैं कि ईओक्यू या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें बताता है कि मैं कितना अपना ऑर्डर साइज रखूं। व्हाट विल बी माई ऑर्डर साइज, मेरी साइज ऑफ ऑर्डर कितना होगा, एक बार में मैं कितना साइज मंगवाऊं, जिससे कि मेरी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। ठीक है, ये हमारा ईओक्यू मॉडल कहता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मींस दैट साइज या दैट ऑर्डर साइज जो कि हम ऑर्डर करेंगे, जिससे कि हमारी कॉस्ट जो होगी वो सबसे मिनिमम होगी, जिससे कि मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ईओक्यू, दैट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब अभी इधर बीच हम लोग समझेंगे सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में कि कैश में ईओक्यू क्या होता है, और आप इसको रिलेट कर सकते हो इन्वेंट्री के साथ भी कि इन्वेंट्री में ईओक्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। दो तरह के कॉस्ट के बारे में बाउमोल ने बोला था। बाउमोल ने बताया था दो कॉस्ट के बारे में। एक होते हैं आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और एक होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे थे बाउमोल जी कि दो तरह की कॉस्ट होती है। जब भी आप कैश के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो आपकी दो तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एक होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए बाउमोल ने बोला था कि आपका जो पैसा है आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। ध्यान से मेरी बात सुनना। आपके पास जो पैसा था आपने उसको कहां इन्वेस्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया है। पूरा का पूरा पैसा आपने कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है। और जब जब आपको कैश की रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास हाथ में तो कैश है ही नहीं, आपको जब जब कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया था उसको सेल करोगे, फिर परचेस करोगे, फिर सेल करोगे, फिर परचेस करोगे, फिर सेल करोगे। जब जब परचेस करोगे और जब जब सेल करोगे तब तब तुमको देना होगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब जब परचेस करोगे, जब जब सेल करोगे तब तब तुमको देना होगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
अब जितने बार ट्रांजैक्शन करोगे उतने बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना होगा, जितना कम ट्रांजैक्शन करोगे उतना कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना होगा। आ रही है बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेन एवर वी परचेज इन्वेस्टमेंट और वेन एवर वी सेल इन्वेस्टमेंट फॉर गेटिंग कैश, in such case we have to pay some amount, little amount of transaction cost। क्लियर है सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? सर इकोनॉमिक्स में तो हम लोगों ने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अगर मैं ये ना करता तो वो करता, यही होता है। अगर मैं ये ना करता तो वो करता, और वो करने के वजह से जो मैंने ये नहीं किया तो मुझे कितने का लॉस हुआ, काम खत्म। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर मैं कैश अपने पास हाथ में रख लूं, अगर मैं 10,000 रुपए अपने हाथ में रख लिया तो ये कहीं इन्वेस्ट नहीं हुआ, और ये इन्वेस्ट नहीं हुआ तो मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला जो मुझे इन्वेस्टमेंट पे मिलता। ये ना हुआ होता तो क्या होता? वही बात है, मैंने पैसा अपने हाथ में रख लिया, इसका मतलब कि मैंने उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया तो मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला, और जब इंटरेस्ट नहीं मिला तो मेरा काम ही खत्म हो गया। तो वो इंटरेस्ट का लॉस जो हो रहा है मुझे अपने पास कैश रखने के वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर बिल्कुल क्लियर है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जितने बार ट्रांजैक्शन करेंगे मुझे ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैं पैसा ये अपने पास विड्रॉ करके रख लिया, कैश अपने पास हाथ में रख लिया, इसका मतलब कि मैंने उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया और उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट भी नको नहीं मिला। ठीक है, ये दो तरह का कॉस्ट होता है। अब बाउमोल जी कहते हैं, बाउमोल जी बहुत बहुमूल्य बात कहते हैं, बाउमोल जी बहुत बहुमूल्य बात कहते हैं। बहुमूल्य बात क्या कहते हैं? पहले तो एस्टिमेट करो बच्चा कि तुमको साल भर में, महीने में, हफ्ते में कितना पैसा चाहिए। पहले तो एस्टिमेट करो तुम्हारी रिक्वायरमेंट कितनी है। सही बात है, मैंने बोला भैया मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट इतनी है। बोला अच्छा तुम्हारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? मैंने बोला कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए। नहीं सर 24,000 रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 24,000 चाहिए सालाना। मुझे 24,000 चाहिए सालाना, 24,000 रुपया मुझे चाहिए। अब ये 24,000 रुपया मैं कैसे मंगवा सकता हूं? मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं मंगवाऊंगा हर महीने। मैं कितना पैसा हर महीने निकालूंगा? हर महीने पैसा निकालूंगा। तो ये बताओ 24,000 रुपया अगर साल में चाहिए तो एक साल में 12 महीना, इसका मतलब कि मैं कितने का निकालूंगा पैसा? 2-2 हजार का। कितने बार? 12 बार। पक्का? हाँ सर। बताओ दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा केस क्या बन सकता है? व्हाट विल बी द दूसरा केस? सर दूसरा केस ये हो सकता है कि मुझे चाहिए 24,000, मुझे चाहिए 24,000, मैं क्वार्टरली निकालता हूं। ठीक है, तो एक साल में होता है 4 क्वार्टर, एक साल में होता है 4 क्वार्टर, इसका मतलब कि 6-6 हजार रुपया हम निकालेंगे 4 बार। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? सर हम 6-6 महीना पे निकालेंगे, 6-6 महीने पे निकालेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, 24,000 बटे में कर दो 2, क्योंकि एक साल में 2 6-6 महीने, यानी कि 12-12 हजार रुपए। ओके, यानी कि 12,000 रुपया मैं निकालूंगा 2 बार। पक्का? इस चीज पे बहुत ध्यान से नोटिस करो, बिल्कुल मेरी नजर से देखना। अगर मैं 2,000 रखता हूं इस हर महीने, इसका मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर महीने 2-2 हजार होगा। 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, इसी तरीके से 12 महीने होगा।
हाँ सर, ये बताओ मैं 12 बार ट्रांजैक्शन करूंगा तो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट मान लेते हैं 10 रुपया, मान लेते हैं 10 रुपया, तो बताओ 12 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 120। कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा 120। अगर मैं 6000 4 बार निकालूं और एक बार निकालने का 10 रुपया है तो यहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना होगा सर 40 रुपया। अगर मैं 2 बार निकालूं तो बताओ कितना होगा सर 20 रुपए। जल्दी से बताओ मैं जितनी बार कम निकालूंगा मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगा, कम होता जाएगा कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल होता जाएगा। सर यहां पे आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट 120 रुपए था, यहां पे 40 हो गया और यहां पे कितना हो गया 20 हो गया। यानी कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन घटा रहा हूं मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, पहली बार बताओ मैंने कितना निकाला 2000, मेरे हाथ में कितना है 2000, मान लेते हैं 10% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे, तो बताओ 2000 का 10% यानी कि यहां पे 200 रुपया मेरा कम हो रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में 200 है तो मैं 200 रुपए कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई 200 रुपए हुई। करेक्ट है। अब बताओ दूसरे वाले केस में मेरे पास कितना हाथ में है। सर 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 दूसरे वाले केस में मेरे पास हाथ में है 6000। इसका मतलब कि 6000 का 10% मान लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो ये कितना हो गया 600। 600 का मुझे नुकसान हो रहा है। अगर मैं 6000 अपने हाथ में रखता हूं तो ये कैश मेरे हाथ में है जो कि मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, और उसके वजह से मेरे को 600 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसके पहले तो मैंने 6000 कहीं इन्वेस्ट करके रखा था। ठीक है सर। 12000 की बात करूं तो 12000 का 10% कितना हो गया 1200। यहां पे कितने का लॉस हो रहा है 1200। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है सर 24000। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 24000। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 24000, यानी कि मेरे को तो 24000 ही चाहिए। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं हर महीने निकालूं, या तो क्वार्टरली निकालो, या तो 2 बार निकालूं। जब मैं हर महीने निकाल रहा हूं तो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है, जैसे ही मैं और कम निकाल रहा हूं मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो रही है, और मैं जब सबसे कम बार निकाल रहा हूं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट सबसे कम है। लेकिन 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 जब मैं 2000 निकाल रहा हूं तो मुझे सिर्फ 200 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हो रहा है, इसमें मुझे 600 का लॉस हो रहा है, और इसमें मुझे 1200 का लॉस हो रहा है। सर 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 मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये है आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब जब आप ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ा रहे हैं तब तब ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है कम हो रही है। जब जब आप ट्रांजैक्शन बढ़ा रहे हैं तब तब आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ रही है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है कम हो रही है। जिस पॉइंट पे ये बढ़ते गया, ये बढ़ते गया, ये घटते गई, ये घटते गई, जिस पॉइंट पे दोनों सबसे मिनिमम हो गए, जिस पॉइंट पे ये दोनों सबसे क्या हो गए मिनिमम हो गए, या ये दोनों एक दूसरे को कट्टम कुट्टा कर दिए, वही हमारा होगा EOQ पॉइंट, और वही साइज हमें ऑर्डर करनी चाहिए, यानी कि उतना ही पैसा मुझे अपने पास रखना चाहिए, उतना ही पैसा मुझे रखना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें मान लेते हैं कि इसमें तीनों में जो सबसे कम कॉस्ट आ रही है, मान लेते हैं इसमें हमारी कॉस्ट आ रही है सर 200 और 120। तीनों केस को हम कंबाइन करेंगे और देखेंगे जिसमें सबसे कम कॉस्ट आएगी, जिसमें सबसे
कम कॉस्ट आएगी वही हमारा होगा EOQ पॉइंट। अब इसका मतलब कि सर आप एक इसका ग्राफ बना दीजिए। मैंने कहा ये लीजिए आपके लिए ग्राफ, आपके लिए ग्राफ, ठीक है, मैं आपके लिए ग्राफ बना देता हूं। ठीक है, एक है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये है आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये है आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और ये है आपकी टोटल कॉस्ट। ये जहां पे कट करेगा ये होगा आपका EOQ पॉइंट, ये जहां पे कट करेगा ये आपको होगा EOQ पॉइंट। ये आपका आया है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो घटते जा रहा है, ये है आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो कि घटते जा रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आपका घटते जा रहा है, और ये है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो बढ़ते जा रहा है। ये दोनों जहां कट करेंगे, ये दोनों क्या यहां पे कट करेंगे, और ये जो टोटल कॉस्ट है वो आपका जहां सबसे मिनिमम होगा यही आपका होगा बाउमल का EOQ मॉडल। यानी कि इतना साइज आप ऑर्डर करेंगे, इतना कैश आप मंगवाओगे। फॉर एग्जाम्पल इस 24,000 वाले केस में फॉर एग्जाम्पल आ गया 6,000 4 बार मंगवाने पे, तो हम ये कहेंगे कि मुझे हर बार कितना मंगवाना होगा 6,000 हम मंगवाएंगे 4 बार में। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वही हम ऑर्डर साइज मंगवाएंगे। और इन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, और वो फॉर्मूला है आपका EOQ will be is equal to root 2a into t upon o। ठीक है, रूट में 2 इंटू ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड, ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड, कितना आपको डिमांड करना है। जैसे इसमें 24,000 था। टी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको सॉल्व करने पे जो आपका आता है वही आपका होता है EOQ, और इतना आपको अपने पास कैश मेंटेन करके रखना है। अगर आप इतना कैश मंगवाते हो, अपने पास विड्रॉ करते हो या सेल करते हो या परचेज करते हो, तो उस समय आपका जो कैश मैनेजमेंट मॉडल है वो सबसे अप्रोप्रिएट माना गया है, और उस समय आपको कम से कम मिनिमम लॉस होगा, मिनिमम कॉस्ट बैठेगी। ठीक है, तो दिस वॉज योर बाउमोल मॉडल। Now we will move to मिलर मोर मॉडल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं मिलर मोर मॉडल के तरफ। चलिए, तो बाउमोल के बाद अब हम चलते हैं मिलर ओर के बारे में। ठीक है, अब ये मिलर ओर मॉडल क्या था, तो ऑब्वियस सी बात है पिछले वाले में कुछ दिक्कत रही होगी तभी नया आया। अगर पिछले वाले में कोई दिक्कत नहीं होती तो नया वाला आता ही नहीं। तो पिछले वाले में कुछ समस्याएं रही होंगी जिसके वजह से आया। अब आप खुद दिमाग लगाओ,
पहली समस्या क्या होगी सर? समस्या सबसे बड़ी ये होगी कि आखिर मैं एनुअल डिमांड बताऊं कैसे? हमें पता है क्या कि मुझे कितना पैसा चाहिए? आप ज्योतिषी तो हो नहीं, पंडित आदमी ज्योतिषी तो हो नहीं कि भैया बता दोगे नहीं इतना ही पैसा चाहिए तो इतना ही चाहिए। क्या पैसे की रिक्वायरमेंट बोल के आती है मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए? नहीं, कभी भी आ सकती है, कैसी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो अब ये कहो कि नहीं हम पहली तारीख की, पहले महीने की पहली तारीख को इतना पैसा निकालेंगे, दूसरे महीने की दूसरी तारीख को इतना पैसा निकालेंगे, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकता है, क्योंकि कैश की रिक्वायरमेंट दिन देख करके नहीं आती है। कैश की रिक्वायरमेंट तो कभी भी आ सकती है। तो बाउमोल के मॉडल में एक यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि बाउमोल कहते हैं कि साल भर में कितने की रिक्वायरमेंट है ये पता है हमें पहले से, और दूसरा उन्होंने बोला कि कितना कितना अमाउंट कब कब जरूरत होगा ये भी हमको पता है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो वहीं से निकल के आया मिलर ओर मॉडल। अब ये मिलर ओर मॉडल क्या होता है? मिलर ओर मॉडल ने कहा उसमें जो समस्या थी ना उसी का मैं निवारण करता हूं। उसमें समस्या थी कि अमाउंट फिक्स नहीं है, कितना निकालना है या कितना नहीं निकालना है, कैसे करना है, कोई कंटिजेंसी आ गई तो क्या होगा, कोई कंटिजेंसी नहीं आई तो क्या होगा, मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया तो क्या होगा, कम पैसा रहा तो क्या होगा। ये सब समस्याएं थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए मिलर ओर ने एक फॉर्मूला निकाला। उन्होंने फॉर्मूला रखा है ये, और इसकी वजह से निकला ये जेड। अब ये जेड फेड क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको छोड़ दो। उन्होंने बोला कि एक आपका पॉइंट फिक्स होगा जेड, जिसको हम बोलेंगे रिटर्न स्केल। क्या बोलेंगे? रिटर्न स्केल। सर ये रिटर्न स्केल क्या होता है? इसको समझ लो कि ये मेरा घर है। क्या है? घर है। सुबह का भूला कहीं भी हो, शाम को कहां आ जाओ? घर आ जाओ। दिन भर कहीं भी भटको, रात में कहां आ जाओ? घर आ जाओ। इसका मतलब कि ये जेड और कुछ नहीं, क्या है? घर है। कहीं भी भटको कहां आओ? घर में आओ। अच्छा सर ये घर क्या है? कहा गया कि आप रिटर्न स्केल से शुरू करो। एक आप अपनी डिसाइड करो अपर लिमिट और एक आप अपनी डिसाइड करो लोअर लिमिट। ओके, एक डिसाइड करो अपर लिमिट और एक डिसाइड करो लोअर लिमिट। सर ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया मेरा रिटर्न स्केल 10,000 रुपया होगा। मेरा रिटर्न स्केल कितना होगा? 10,000, यानी कि मेरे पास हमेशा 10,000 होना चाहिए। अच्छा, और मैंने डिसाइड किया कि किसी भी कीमत पे 50,000 से, काम करते इसको 10 से इसको 30 कर देते हैं, किसी भी कीमत पे 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए मेरे पास पैसा हाथ में, और किसी भी केस में 10,000 से कम पैसा नहीं होना चाहिए मेरे हाथ में। ये मैंने डिसाइड कर दिया अपर और लोअर लिमिट। कुछ भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हम डिस्कस करें कैसे डिसाइड किया जाता है। अभी उसके बारे में हम चर्चा नहीं करें कैसे डिसाइड होता है, अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। हमने डिसाइड किया मेरा घर क्या है? 30,000 रुपया। मेरा रिटर्न स्केल कितना है? 30,000 रुपया मेरे हाथ में रहना चाहिए। ठीक, लेकिन किसी भी सूरत पे 50,000 से ऊपर पैसा नहीं होना चाहिए हाथ में, और किसी भी कीमत पे 10,000 से नीचे नहीं। ये इमेजिनरी फिगर मैं ले रहा हूं, ये फिक्स नहीं है। पहले बता दे रहा हूं, मैं ये इमेजिनरी फिगर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको फिक्स मत मान लेना। ये 15 भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, ये 5 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक इमेजिनरी फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरे पास था 30,000, अचानक से मैंने कैश सेल कर दिया। मैंने कैश सेल किया, मैंने डेटर से मुझे पैसा मिला, और पैसा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। 30 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 40 हुआ, 45 हुआ, 50 हुआ। जैसे ही मेरे पास 50,000 हुआ, मैंने कहा डेंजर लेवल आ गया,
हॉर्न बजने लगा और लाल सिग्नल होने लगा। ठीक, ये लाल सिग्नल है सर, लाल सिग्नल है तो लाल कलर से करो। मैंने कहा ओके, ये लाल सिग्नल यहां आ गया, लाल सिग्नल रेड, स्टॉप। अब इसके ऊपर नहीं जाने का, पैसा आ रहा रोक दो। सर पैसा आएगा तो रोकेगी कैसे, पैसा को आने दीजिए। मैंने कहा इसी समय एक इन्वेस्टमेंट खरीद लो, कितने का, 20,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट जैसे ही खरीदोगे, जैसे ही इन्वेस्टमेंट खरीदोगे, जैसे ही इन्वेस्टमेंट खरीदे वापस तुम कहां आ गए, घर आ गए। तुम भटके थे रास्ते में, भटक के कहां गए थे, 50,000 तक। जैसे ही 50,000 पहुंचे तुम्हारा अपर लिमिट पोए पोए बोलने लगा। ठीक, बोलने लगा गड़बड़ हो गया, रुको। फिर मैंने तुरंत वहीं पे इन्वेस्टमेंट परचेज किया। जैसे ही परचेज किया मेरे पास से पैसा चला गया और पैसा चल के कहां आ गए, 20,000, यानी कि 30,000 के लेवल पे आ गए। 20,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया। ओके, फिर मेरे पास बिजनेस चल रहा है, 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 45,000 तक पहुंचा। कुछ करने की नीड नहीं है, कुछ भी करने की नीड नहीं, छोड़ दो। फिर मैंने पेमेंट किया वेरियस का, पेमेंट किया वेरियस का, पेमेंट किया वेरियस का, और ये घट 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 के आ गया। ओ माय गॉड, मैं लाइन से पैसा देते गया, देते गया, देते गया, और पैसा घट के आ गया 10,000। जैसे ही 10,000 पे आए हम के ओ माय गॉड, 10,000 पे आए। मैंने कहा अरे मेरे हाथ में 10,000 रुपये आ गया, पैसा कम है, क्या करूं क्या करूं। मैंने कहा मैंने जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया था उसको सेल करो। जैसे ही मैंने सेल किया मेरे पास पैसा आ गया, इसका मतलब कि मैंने यहां पे सेल किया, और जैसे ही सेल किया मेरे पास पैसा वापस आ गया, कितना, 30,000। फिर मेरे पास कितना आ गया पैसा, 30,000। यानी कि आप पेमेंट करो, पेमेंट करो, रिसीव करो, रिसीव पेमेंट, रिसीव पेमेंट, रिसीव पेमेंट, चलते रहो। बस तुमको यह देखना है कि तुम अपनी लक्ष्मण रेखा को पार मत करना, और लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। जैसे ही तुमने लक्ष्मण रेखा को पार करके 50,000 रुपया तुम्हारे पास हाथ में आ गया, तुम कह रहे बहुत पैसा हो गया, चुपचाप से 30,000 पे आ जाओ। फिर तुम बीच में खेलते रहे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आए जाए, पैसा आए जाए, पैसा आए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आया, 45,000 तक पहुंचा, फिर घट घट के पेमेंट गया, पेमेंट गया, पेमेंट गया, पेमेंट गया, पेमेंट गया, कितना आ गया, 10,000। जैसे ही तुम्हारे पास 10,000 रुपया आया है, उससे कमाया, ओ माय गॉड, फिर लाल बत्ती जली। अब मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे पास पैसा आ जाए हाथ में। मैंने इन्वेस्टमेंट उठा करके बेच दिया। जैसे ही इन्वेस्टमेंट उठा के बेचा, वापस कहां आ गए, घर पे आ गए। ठीक, फिर ये ऐसे ही मेंटेन रहेगा, और फिर ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। आपके पास पैसा आया, 50 पहुंचा तो फिर बेच दो, और फिर ये घट के आया तो फिर खरीद दो। यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं मिलर और मॉडल। ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिल गई कि भैया हमको एनुअल डिमांड से मतलब नहीं कितने की डिमांड है, हमने एक अपर लिमिट बना दी और एक लोअर लिमिट बना दी। जैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट है, और क्या, मान लो पर्सनली तुम लोग का बैंक अकाउंट है, पैसे तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आता है तो अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि ज्यादा पैसा हाथ में रहना बेकार है, कम पैसा रहना तो हाथ में बेकार है। तो मैंने एक आइडियल स्पेस बना दिया कि 30,000 होना चाहिए आइडियल। 50,000 तक भी है तो भी चलेगा, कि 50,000 से ऊपर मेरे हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 50,000 से अगर ऊपर ऐसा पैसा हाथ में है तो ये गड़बड़ साइन है, ये मेरा आइडल फंड शो करेगा। तो मैंने तुरंत इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। फिर जैसे ही मेरा 10,000 दिखा, हम के भैया लिक्विडिटी गड़बड़ है, खतरे में है, लिक्विडिटी गड़बड़ है, खतरे में है, लिक्विडिटी को बचाओ। तो लिक्विडिटी को बचाने के लिए मैंने वापस से इन्वेस्टमेंट क्या कर दी, सेल कर दी, बेच दी। इसलिए बेची सेल, ताकि मेरे पास हाथ में पैसा है, और पैसा कितना आ गया, 30,000, और वापस हम अपने घर पे आ गए। अब ये घर कैसे डिसाइड होता है, तो घर के लिए उन्होंने क्या किया है, फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला क्या है, इसको नोट कर लो अच्छे से। Z का मतलब होता है ईओ, जो उसमें EOQ था, इसमें क्या था, कैश साइज, यानी कि ये रिटर्न स्केल। ये कितना पैसा रखो, इसमें 30,000 है, आपके क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, तो Z हो गया। उसको रूट रहेगा 3B वेरिएंस, यानी कि 3B मल्टीप्लाइड बाई वेरिएंस डिवाइड बाई 4I। अब ये B क्या है, B इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इट मीन्स कि ये है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी कि ये आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो पिछले वाले पढ़े थे।
वेरिएंस का मतलब होता है डेली नेट कैश फ्लो, कितना डेली कैश नेट फ्लो आता है, कितना वेरिएशन होता है। वेरिएंस का मतलब वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो डेली। तो डेली का जो नेट कैश फ्लो होता है उसका वेरिएशन लिख लो, जो आमतौर पे होता है, उसको डिवाइड कर दो 4i। आई का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता है क्या होती है। इस फॉर्मूले से आप निकालोगे अपना रिटर्न स्केल, और इस रिटर्न स्केल से आप अपना एक अपर लिमिट डिसाइड करोगे और एक अपना लोअर लिमिट। अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे डिसाइड होता है, उसके कई सारे हो सकते हैं। आप उसमें अपनी सिक्योरिटी देखते हो, आप अपनी सेफ्टी देखते हो, आप अपनी लिक्विडिटी देखते हो, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो। तो आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप अपने लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग, आप अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग,